नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप सबको पता है कि वही एक आधार बनता है आने वाले प्रश्न में एग्ज़ाम के पूछने का, है ना। तो हमें पता है कि ये जो पेपर मैं आपको भी कराने जा रहा हूँ ये आपका है लगभग 23 तारीख का, ठीक है। 23 दिसंबर 2021 ऑनलाइन एग्ज़ाम का पूछा गया ये आपका प्रश्न है, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं सीडीपी। और ये लगभग इनमें से आपको मैंने जो कवर किया है, मैं देखा हूँ कि इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और संभावित हैं कि इनमें से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रश्न क्या है। यह अवधारणा है कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा। यह अवधारणा कि बच्चे के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा ना, अमूमन लगभग मेरे जो 90% जो हमारे व्यूअर हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो टिक मारेंगे आनुवांशिक और वातावरण पे, पर ये बिल्कुल गलत है बेटा, केवल वातावरण से। अब कहोगे कैसे? चूँकि ऐसी अवधारणा है कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण, यहाँ पे एक तो कह रहे हैं कि सकारात्मकता और दूसरा दंड, इसके द्वारा कह रहे हैं कि उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये विचार किस चीज़ पे आधारित है? तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, तो यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करेगा? देखिए, पेंसिल को सिर्फ पकड़ रहा है बच्चा और गेंद को पकड़ के फेंक पा रहा है, तो इसे कहते हैं अधोगामी सिद्धांत। अगर वो पेंसिल को पकड़ के लिख रहा है और गेंद फेंक ले रहा है तो अधोगामी है। लेकिन अगर वो सिर्फ पेंसिल को पकड़ रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है, तो सिर्फ ये क्या कहोगे आप? ये आप कहोगे शीर्षगामी। तो इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश डैश होता है। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश डैश होता है। बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, वयस्क अवस्था तक या संपूर्ण जीवन काल? तो यू हैव टू कमेंट नाउ। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा संपूर्ण जीवन के दौरान। गत्यात्मक और क्योंकि संज्ञानात्मक का मतलब होता है आपके जीवन की पूरी कहानी। आपको पता हो कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब वही जीन पियाजे, और जीन पियाजे को चारों चरण कौन सा? संवेदी पेशी और पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसमें क्या होता है कि आपके जितने चरण होते हैं वो सारे के सारे चरण आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि संज्ञानात्मक विकास आपके संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता रहता है। क्वेश्चन 4, बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए इनमें से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले उसका सामाजिकरण परिवार से होता है। यहाँ पे आपको सोचना नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो बातें हैं। अगर आपसे कहे कि औपचारिक वातावरण कौन सा है सामाजिक का? औपचारिक वातावरण। अब यहाँ आपको समझना होगा कि बच्चे के सामाजिकरण के लिए जो औपचारिक वातावरण होता है वो सबसे पहले विद्यालय होगा, प्राथमिक। लेकिन आपसे अगर ये कह दिया कि भैया सिर्फ ये पूछ रहा है प्राथमिक सामाजिकरण, यहाँ पे औपचारिक अनौपचारिक नहीं लगा है, तो देन आपको सीधा कह देना है परिवार। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सबको पता है जीन पियाजे ने कहा था कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए,
तो इसका राइट आंसर होगा चिंतन भाषा का, क्योंकि भाई चिंतन उनका हावी रहा है ना, तो चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में अधिक जल है। ठीक है, ऐसा अनु सोचती है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यू हैव टू कमेंट नाउ, इसके लिए आपको कमेंट करना है। चलिए फटाफट से आप लोग अपने कमेंट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको कमेंट करना है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। कह रहे हैं कि 2 गिलास में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से ज़्यादा पानी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा केंद्रीयता, क्योंकि उसने बारीक से बारीक पॉइंट को भी कवर करना सीख लिया है। क्योंकि उसने बारीक से बारीक पॉइंट को भी कवर करना, पकड़ना बिल्कुल सीख गया है। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाओ आप लोग। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्त्यता, अब मैं पहले आपको ये समझा दूं कि ये प्रतिवर्त्यता है क्या। किसी क्रिया को उल्टे क्रम में पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? बेटा सबको पता है, मूर्त में। जबकि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, इसमें 2 बातें होती हैं। एक होता है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा कब क्यों, यानी इसमें बेटा 2 बातें होती हैं। एक तो 2 से 4 वर्ष होता है और 4 से 7 वर्ष आपका आंत प्रज्ञ काल होता है। तो जो 2 से 4 वर्ष होता है, इसमें बच्चा कब क्यों कैसे का प्रश्न करता है, जबकि आंत प्रज्ञ काल में बच्चे को जोड़ घटाव गुणा भाग आता तो है पर पकड़ मजबूत नहीं होता। जैसे हमने बना दिया ये वाह है, और वाह के आगे मैंने क्या कर दिया, ये वाह वाला आगे का पार्ट मैंने डिलीट कर दिया, मिटा दिया। अब बच्चा समझ नहीं पाएगा वाह कहाँ गया, तो टी बन गया। तो इसका मतलब जो प्रतिवर्तिता यानी जो प्रत्यावर्ती गुण होता है वो पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होता, लेकिन हाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पूर्ण रूप से वो बातें आ जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग आ जाओ। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का प्रयोग करने का प्रयास कर रही हैं? एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का प्रयोग कर रही है? यू हैव टू कमेंट नाउ। फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। और हाँ बेटा, जो भी बातें आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो बेटा ये लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक, क्योंकि अगर सहपाठियों से परस्पर अंतःक्रिया करके वो सिखवा रही है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप गलत नहीं कर सकते हैं, बहुत पढ़ाए हैं। 7 महीने आपके ऊपर लगाए मैंने, लगातार मैंने प्रैक्टिस करवाई है। अब ये कहो कि एग्ज़ाम आ गया है तो दिन रात पढ़ने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, सब पढ़ चुके हो। प्रैक्टिस करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए और मोबाइल फ़ोन से दूर ही रहिए ज़्यादातर। लाइव सेशन हम जब करवा रहे हैं तो कनेक्ट हो जाइए, कोई बात नहीं है, उसके अलावा आप कुछ मत करें। जब भी कोई आपको जानकारी हो अपने चैनल पर आएँ और टेलीग्राम पर जुड़े रहें, आपको हम पूरी तरह से गाइडेंस करते रहेंगे। बाकी किसी भी मैराथन क्लास की आपको ज़रूरत नहीं है, वरना जो आ रहा है वो भी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पे आधारित होता है? तो बेटा भाषा और संस्कृति। मैंने क्या कहा था, अरे यही वाइगोत्स्की जिन्होंने जेडपीडी का सिद्धांत दिया था, यही वाइगोत्स्की थे जिन्होंने पाढ़ यानी ढांचा दिया था, यानी जिसको हम लोग इसके फोल्डिंग कहते हैं। जेडपीडी आप लोग जानते ही होंगे। वाइगोत्स्की ने कहा कि अगर एक बच्ची हाथी का खिलौना लेती है और उसके पैरों को खोल देती है, 3 पैर सही जुड़ गए, चौथा पैर गलत जुड़ गया, तो तीसरे पैर से चौथे पैर के बीच में, तीसरे पैर से चौथे पैर के बीच में जो सहयोग लिया जाता है उसी को बेटा जेडपीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। और जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेकिन हाँ बेटा,
ये सहयोग अस्थाई होता है। लेकिन इसके फोल्डिंग, जिसको आप लोग पाढ़ कहते हो, ढांचा निर्माण कहते हो, है ना, तो ये यहाँ पे शुरुआत में मदद दी जाएगी, लेकिन अस्थाई होता है। कैसे कहोगे सर, प्रूव करिए। रिवीजन करवाना, बाकी पढ़ाया तो मैंने सब है। जैसे एक बच्चे को साइकिल शुरुआत में सिखाया जाता है, तो शुरुआत में वो साइकिल को पीछे से पकड़ना पड़ता है, पर क्या जीवन भर साइकिल को पीछे पकड़ना पड़ेगा? नहीं ना। इसका मतलब यहाँ पे जो मदद दी गई, मदद तो यहाँ पे बेटा शुरुआत में दी गई, लेकिन ये मदद अस्थायी है, क्योंकि जीवन भर साइकिल पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और वाइगोत्स्की का एक पॉइंट आपके सामने मैं और डिस्कस कर देता हूँ। यमकेओ का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। इसका मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी दूसरा ज्ञानी कोई और। इनके कहने का मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति भला उस व्यक्ति से क्यों सीखेगा जिसके पास उससे कम ज्ञान हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइए। जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है बेटा। कभी इसको आप जैविक सत्ता मत मानिएगा, क्योंकि जेंडर का मतलब होता है किसी, यानी कि किसी व्यक्ति के स्त्री या पुरुष का जो भाव क्रिएट होता है। समाज क्या है? समाज स्त्री और पुरुष से तो मिलकर बना हुआ है, तो समाज की एक इकाई है स्त्री और पुरुष हमारे, यानी लड़का या लड़की, इन्हीं से मिलकर बना हुआ है हमारा एक समाज। तो यही है जेंडर, एक सामाजिक संरचना है। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत के अनुसार वो कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिज, तो बेटा इसके अंदर प्राकृतिक बुद्धि है, हार्वर्ड गार्डनर की प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इसके अंदर कौन सी बुद्धि है? इसके अंदर है प्रकृतिवादी बुद्धि है। ठीक है, और अंतः वैयक्तिक बुद्धि किसके अंदर होता है बेटा? अंतः का मतलब होता है बेटा, आमतौर बताता हूँ, ये अंतः वैयक्तिक इन्होंने दिया नहीं था, इन्होंने दिया था अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ये इनका है ही नहीं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या था? इन्होंने कहा था एक ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले व्यक्ति के अंतर्मन को पढ़कर उस व्यक्ति को बेवकूफ़ बना दें, तो उसे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। जैसे बीमा का एजेंट हो गया, वकील हो गए, नेता हो गए, भागवत सुनाने वाले हो गए, तो इनके अंदर बेटा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। जबकि भाषाई बुद्धि भी सेम यही चीज़, यानी इनके हार्वर्ड गार्डनर का ये कहना था एक व्यक्ति भाषा प्रयोग करने में इतना माहिर हो कि वो सामने वाले व्यक्ति के आंसू निकाल दे। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे बेटा भाषाई बुद्धि कहते हैं। तो बेटा अंतर्वैयक्तिक और भाषाई बुद्धि एक ही थी, तो कंफ्यूज मत होना। इसका राइट आंसर खैर प्रकृतिवादी, क्योंकि जहाँ पे ये धातु, खनिज, पौधे के बारे में बात होगी तो प्रकृतिवादी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, और मैं बता दूं ये सारे प्रश्न बहुत एक्सपेक्टेड हैं, इसके बाहर आपका कुछ नहीं रहने वाला। कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? कड़े नियम गलत बात, पेपर पेंसिल गलत बात, ये बिल्कुल सही है। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करना चाहिए। इससे भी अब देखिए यहाँ एक पॉइंट मुझे क्या दिख रहा है, अब ध्यान देना, यहाँ एक विशेष पॉइंट है कि ऑप्शन सी तो ठीक है, लेकिन उससे भी बेहतर ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पर तो विविध अवसर दिख रहा है, मेन चीज़ ये है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अवसर भी है, विविध भी है। क्वेश्चन नंबर 13, 8 वर्षीय रोहित को लगता है चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिकता के सिद्धांत के अनुसार वो किस अवस्था में है? यू हैव टू कमेंट नाउ। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, तो मैं बता दूं बेटा, इसे कहते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। उसके क्या करें? चोरी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि निष्कासित कर देंगे। आप मुझे खाना खिलाइए क्योंकि मैंने आपको कल खाना खिलाया था। आप मुझे किताब अपनी दीजिए क्योंकि कल मैंने अपनी किताब आपको दिखाई थी। आज आप मुझे अपनी कुर्सी दीजिए क्योंकि मैंने कल आपको अपने लिए कुर्सी छोड़ी थी। जहाँ पर इस टाइप का भाव क्रिएट हो तो जान जाइएगा ये आपका परंपरागत स्तर से संबंधित है। लॉरेंस कोहलबर्ग का परंपरागत स्तर, और उस स्तर में पॉइंट नंबर 1 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए भिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना कहलाता क्या है? इसे क्या कहते हैं? आइए आप लोग कमेंट कीजिए। जी हाँ, क्या होगा इसका आंसर? बेटा इसे रूब्रिक कहते हैं।
पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यों का संग्रहण लक्ष्य आमतौर पे आप कह सकते हो कि पोर्टफोलियो टाइप ही होता है ये। पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यों का संग्रहण करना, उसके लक्ष्य, उसके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना, ये सब क्या होता है? रूब्रिक होता है। रूब्रिक तो आप इसे नहीं, एक सेकंड, रूब्रिक से बेहतर ये है कि इसमें पोर्टफोलियो कह लूँ। हाँ, सही बात है। इसको उससे देखिए, रूब्रिक तो ठीक है, लेकिन आम तौर पे रूब्रिक में हर स्तर पे तुरंत जांच भी होती है, लेकिन जो ये पूरा कह रहा है विभिन्न कार्य, सारे विभिन्न कार्य का मतलब इसमें सारे कार्यों का एक डेटा संग्रहित हो रहा है, इसका मतलब एक पोर्टफोलियो है। 15वां क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में दी गई शिक्षा बच्चों को सक्रिय अन्वेषक, ये पॉजिटिव है, अन्वेषक के रूप में, अन्वेषक का मतलब होता है खोजकर्ता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? क्या लगता है आप सबको? कमेंट कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। देखिए, इसका राइट आंसर होगा बेटा सृजनात्मकता। सब में से आपको दिख रहा है सब गलत हैं, सृजनात्मकता एक पॉजिटिव विकल्प है। अगला 17वां, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा बेटा आधारभूत अभिगम्यता। मानकीकृत का मतलब आप उसे बांध रहे हो, जैसे कहा जाए कि स्कूल में अंग्रेजी ही बोलिए, खड़ी हिंदी ही बोलिए, इसका मतलब आप बच्चे को बांध रहे हो, तो वो काम मत करना। अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण तो गड़बड़ा जाएगा। सक्रिय रखने के लिए थोड़ा सा आधारभूत अभिगम्यता मतलब सक्रियता बनी रहे। पठन वैफल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया गया? क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। तो अधिगम विकारों का बहुक्रम है ये पठन वैकल्य। यह अधिगम से संबंधित विकार आप लोग जानते ही हो। 19वां देखिए, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा, देखिए समावेशी में क्या होता है, विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, तो यही नहीं है, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये कुछ ज़्यादा इस टाइप के प्रश्न आते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कथन क्या है? कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। इसका कारण है अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि आर की सही व्याख्या ए करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आइए 21वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होगा? जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन के द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होगा? 21वें के लिए बेटा आपको राइट आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। डैट मीन्स आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा कि प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। प्रतिमान का मतलब ये होता है कि कोई डेटा, कोई संरचना आपका प्रश्न भी हो सकता है। तो इसका मतलब है आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 22 देखिएगा क्या बोल रहा है। 22, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका कारण है कि अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। मैं फिर कहूँगा, काफ़ी लोग तो ये समझते हैं कि अधिगमकर्ता एक अध्यापक होता है, तो अधिगमकर्ता कभी अध्यापक नहीं होता। अधिगमकर्ता वो बच्चा होता है, वो बालक होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तो बेटा क्या होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाल केंद्रित तो दिया नहीं था। तो प्रयोगात्मक से क्या होगा? काम करके सीखेगा, करके सीखेगा तो सक्रियता होगा, सक्रियता है देन एवरीथिंग इज़ फाइन। 24 आपकी स्क्रीन पर है। तानवी प्रैक्टिसेस डीप ब्रीथिंग। खैर आइए इसके यहाँ पे है, परीक्षा के शुरू होने से पहले तानवी
गहरे लंबे सांस भरती है दुश्चिंता से निपटने के लिए, वो क्या कर रही है? तो बेटा इसका मतलब वो भाव नियमन कर रही है, अपने भाव को चेंज कर रही है किसी चीज़ से निपटने के लिए। हालांकि सब करना नहीं होता, खुद हो जाता है जब परीक्षा में आप बैठते हो। ये तो सिर्फ इसमें प्रश्न में कह दिया गया है, बाकी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही हो जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों को, पुस्तकों को पढ़ना चाहती है। रोहिणी क्या है? रोहिणी स्वप्रेरित अधिगम करता है। हमने अभी फिर बोल दिया ना कि अधिगम करता वो बालक ही होता है, अधिगम करता कभी टीचर नहीं होता। वो अपने आप प्रेरित है, इसलिए उसकी किताब को स्वयं से पढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों द्वारा ग्रहण की गई जो वैकल्पिक संकल्पनाएं हैं, वैकल्पिक का मतलब ही होता है कि उसका कोई डेटा वेरीफाई नहीं है, तो आप कह सकते हो कि वहाँ भ्रांतियाँ भी दर्शाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए हो जाएगा आंसर इसका, किसी संप्रत्यय के बारे में आपके विचार हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो वेरीफाइड हों, मतलब वो भ्रांतियाँ भी हो सकती हैं क्योंकि आपके अपने विचार हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 27, निम्न में से किसी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक, कौन सी शैक्षणिक योजना है जो प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है? तो आपके कमेंट्स आमंत्रित हैं। जी हाँ, 27, यू हैव टू कमेंट नाउ। तो इसका राइट आंसर होगा संकल्पनाओं में मानचित्र का इस्तेमाल हो, बिल्कुल सही है। अमूर्त ना बेटा, पहले मूर्त चीज़ें, ये यानी कि विविध वाला ठीक है होगा, कहानी हो और उपाख्यान, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की ये विधि क्या है? अत्यधिक प्रभावकारी है, क्या ऐसा है? तो देखिए ऐसा है। अब आपके पहले हम विचार जान लेंगे। देखिए 28 के लिए कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। अगर बार बार लिखने को कहा जा रहा है तो ये गलत बात है, प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि केवल पूर्व अभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका राइट आंसर होगा कलन विधि और अन्वेषण विधि। बेटा एक ही चीज़ होता है, तो यही सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। अन्वेषण का मतलब खोज करता, खोज करने की विधि, खोज करके कोई चीज़ सीखना। तो चलेंगे हम लोग 30 के लिए। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? तो पूर्व ज्ञान का उपयोग कौन नहीं करेगा? रटना, रटना कभी नहीं होता। तो समझ गए होंगे। आई होप आप इस वीडियो को दोबारा भी प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स रहे हों कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि कौन सा डाउट आपको रहा है। और हाँ, जो टॉपिक ना समझ आ रहे हो उनको कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये वर्ड नहीं समझ आया, ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, जिससे मैं अगले वीडियो में लाइव सेशन में मैं कवर कर लूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी के जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।